गुड आफ्टरनून बच्चों पिछली कक्षा में हमने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन और आसियान के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत चीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूरोपीय संघ तथा आसियान के बाद समकालीन विश्व राजनीति में चीन का तीसरा सबसे बड़ा वैकल्पिक केंद्र माना जा रहा है। 1978 के बाद से इस देश ने नई नीति पर चलने का निर्णय लिया है और इसके फलस्वरूप इसका उभार एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हो रहा है। अपने सुधारों के बल पर उसने अत्यधिक आर्थिक वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2040 तक वह दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र बनने का सपना पूरा कर लेगा। इतना ही नहीं, आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ता कायम करके उसने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके पक्ष में कई सकारात्मक बातें भी हैं, जैसे चाइना का विशाल भूभाग। हम जानते हैं कि चीन जो है उसके पास जो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा भूभाग है और सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इसका क्षेत्रीय प्रभाव भी है। तो हमने देखा कि किस तरह से चाइना एक सबसे बड़ी कंट्री है, इसका विशाल भूभाग है और इसका क्षेत्रीय प्रभाव भी है। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में भी साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि 1949 में चाइना में क्रांति हुई और उसके बाद वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना की गई। आरंभ में यहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जो लगभग सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के समान थी। साम्यवादी चीन ने राजनीतिक अलगाववाद की नीति को अपनाया था और पूंजीवादी राज्यों से बिल्कुल ही संबंध तोड़ लिए थे। कुछ समय तक इसे अपनी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा अपना सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए सोवियत रूस से सहायता मिली, परंतु इसने उससे भी घनिष्ठता नहीं रखी। इस प्रकार चीन को अपने आर्थिक विकास के लिए अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ा। इसके फलस्वरूप उसे कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। जैसे चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अपने समस्त संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया। नंबर 2, सभी नागरिकों को सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला और इस मामले में वह विकसित देशों से भी आगे निकल गया। 5 से 6% की दर से विकास के बावजूद विशाल आबादी और तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण यह पिछड़ गया। कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, जैसा कि आप तीसरे पॉइंट में देख रहे हो। तो कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय था, परंतु यह परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण पिछड़ी हुई अवस्था में थी। अपने आर्थिक विकास के लिए अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहने के कारण इसने खेती के विकास पर जोर दिया। आरंभ में इसने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था उससे आशातीत परिणाम नहीं निकले और उसके आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं हुई। कुल मिलाकर खेती की पैदावार उद्योगों की संपूर्ण जरूरत हेतु उत्पादन करने की दृष्टि से कम साबित हुई। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो चाइना ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के बाद उसने जो है लोगों को रोजगार, जीवन स्तर उठाने के लिए अनेक कदम उठाए और कृषि में भी। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि शुरू में उसका आर्थिक विकास दर बढ़ी, उसने लोगों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से जो कृषि थी वो उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने में जो है पूरी तरह, तो कृषि जो है उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुई, ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि की वजह से। अब चीन ने सुधारों की ओर कदम उठाया, तो सुधारों की पहल की। तो इसके लिए 1970 के दशक में उसने क्या किया कि 1970 के बाद अपनी विदेश नीति में भी परिवर्तन किया।
और समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दी। इसके बाद विशेषकर 1980 के बाद इसका आर्थिक विकास तेजी से हुआ और आज इसकी आर्थिक विकास दर विश्व में सबसे अधिक है। इसने एक प्रकार से समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का मिश्रण करके विकास का अपना ही मॉडल अपनाया है। इसे समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। आरंभ में चीन की अर्थव्यवस्था तथा सभी वित्तीय संस्थाएं उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में थे। उद्योगों तथा कृषि भूमि का समूहीकरण किया गया था, परंतु 1978 के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया और इसमें सुधार के कदम उठाए। इसके बाद इसका आर्थिक विकास आरंभ हुआ। इसके लिए चीन ने विकास का एक नया मॉडल अपनाया, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार से रखी जा सकती हैं। जैसे हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। इससे विदेशी व्यापार का रास्ता खुला। 1972 से पहले चाइना ने अपने आप को अपने तक ही सीमित रखा था, सभी पश्चिमी देशों से संबंध तोड़ लिए थे, तो वो जितनी आर्थिक विकास प्राप्त कर सकता था उतना नहीं कर पाया। तो चाइना ने महसूस किया कि जब तक वो अपने आप को पश्चिमी जगत से नहीं जोड़ेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ बातों को नहीं अपनाएगा, तो वो आगे नहीं निकल सकता। तो चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ भी संबंध जोड़े और अपने राजनीतिक एकांतवास को खत्म किया, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी देश था और जो चाइना था वो समाजवादी देश था। उसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, लेकिन उसने अमेरिका से 1972 में अपने संबंध बनाए। फिर जो है 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। तो इसमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई तथा परंपरागत तरीकों से मुक्ति पाना आरंभ किया गया। यानी जो चीज़ें जैसे कृषि, उद्योग, ये जो परंपरागत तरीके से चल रहे थे, तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि जिससे जो है चाइना आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सके। तीसरा जो सुधार के लिए पहल की गई, 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। इस नीति के अंतर्गत विदेशी पूंजी के चीन में निवेश के द्वार खोले, विदेशियों को चीन में पूंजी लगाने के लिए विशेष सुविधाएं दी तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त किया गया। देखो, जो ये 1978 में खुले द्वार की नीति है, इस पर कई बार प्रश्न आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि चीन ने खुले द्वार की नीति किस वर्ष अपनाई। तो हम लिखेंगे 1978 में। और ये भी कई बार प्रश्न इस रूप में आ जाता है कि चीन में खुले द्वार की नीति किस नेता द्वारा अपनाई गई। तो आंसर होगा देंग शियाओपिंग। फिर 1980 के दशक में क्या पहल की गई, 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि की भूमिका निभाई। देखो, हम एक चीज़ और खासकर ध्यान दे रहे होंगे कि आपको पिछले अध्यायों का ध्यान होगा, जो एंड ऑफ बाइपोलरिटी है, और उसमें हमने देखा था कि सोवियत संघ का पतन देखा था। तो हमने देखा था और इसके साथ साथ हमने शॉक थेरेपी देखी थी। तो जो सोवियत संघ का पतन था, सोवियत अर्थव्यवस्था का एकदम चौपट हो जाने का मुख्य कारण ये था कि उन्होंने जो शॉक थेरेपी अपनाई, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था से झटके के साथ उन्होंने पूंजीवाद की ओर कदम उठाया था, जिसके कारण वो एकदम उस अर्थव्यवस्था में अपने आप को ढाल नहीं पाए और उन्हें वहाँ अनेक राज्यों में आंदोलन हुए और जनता में बेरोजगारी, भूखमरी फैली। तो चाइना ने वह गलती ना दोहरा करके पूंजीवाद की ओर धीरे धीरे कदम उठाया। जैसा कि आप देख रहे हो पहले पॉइंट में कि 72 में अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए और फिर उसके बाद में 78 में खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी चीन के द्वार अन्य देशों के लिए खोले गए आर्थिक व्यापार के लिए। फिर 82 में खेती का निजीकरण किया गया और इसी तरह से फिर 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। अब देखिए आप, कहाँ 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, तो उसके लगभग 16 वर्ष बाद उद्योगों का निजीकरण किया गया। तो इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए।
इनकी संख्या 6 है। इन क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के आधार पर उद्योग लगाए जाने की व्यवस्था की गई और इसके लिए व्यापार संबंधी नियमों में भी ढील दी गई। व्यापार पर लगे अवरोधों को उन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में लगे उद्योगों पर से हटाया गया। यानी जो उद्योगों में व्यापार के लिए जो प्रतिबंध थे उन्हें बिल्कुल ढीला कर दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां चाइना में अपना व्यापार कर सकें और चाइना का आयात निर्यात बढ़ सके। नंबर 6, 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चाइना शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। इस कदम से उसने अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया और दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। इस तरह चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के कदम उठाए। सन 2004 में चीन ने निजी संपत्ति की धारणा को आंशिक रूप में स्वीकार किया और चीन की संसद ने यह प्रस्ताव पास किया कि किसी नागरिक द्वारा वैध तरीके से अर्जित की गई निजी संपत्ति पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। निजी संपत्ति के संबंध में मार्च 2007 में चीन की संसद ने एक और कानून बनाकर निजी संपत्ति को वही सुरक्षा प्रदान की है जो सरकारी संपत्ति को प्राप्त है। यह आर्थिक सुधारों की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम है और इस बात की पुष्टि करता है कि वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलती जा रही है और चीन के तेजी से आर्थिक विकास का आधार है। अब बच्चों, जहाँ चाइना ने इतने कदम उठाए, इतने परिवर्तन किए, तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या इन परिवर्तनों से चाइना को कुछ लाभ हुआ। तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन किए हैं, जो नई आर्थिक नीति अपनाई है और अपनी आर्थिक नीति में उदारवादी तत्वों को अपनाया है, उसमें उसे बड़ी सफलता मिली है और उसका आर्थिक विकास बड़ी तेज़ी से हुआ है। इस समय चीन की आर्थिक विकास की दर संसार में सबसे अधिक है। उसके पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। तो अब हम जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसको सुधारों से क्या क्या लाभ हुए। पहला, नई आर्थिक नीति से चीन ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। उसका यह परिणाम हुआ कि वहाँ ग्रामीण व्यक्ति की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण जो व्यक्ति हैं, जो गांव हैं, उनकी आय का प्रमुख स्रोत, गुजर बसर का जो प्रमुख स्रोत है वो कृषि ही है। तो आर्थिक नीति से चीन में कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई और इससे ग्रामीण व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई। तो ये पहला उन्हें लाभ मिला। दूसरा, कृषि उत्पाद तथा ग्रामीण आय में वृद्धि का यह परिणाम निकला कि ग्रामीण उद्योगों में वृद्धि हुई और चीन के औद्योगिकरण में भी तेजी आई, क्योंकि हम जानते हैं कि औद्योगिकरण के लिए जो कच्चा माल है, कच्ची सामग्री, वो कृषि से प्राप्त होती है। नंबर 3, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की व्यवस्था और उसमें नए उदारवादी कानूनों को लागू करने से विदेशी पूंजी का निवेश हुआ और चीन के विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई। इससे देखो, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र बने, उदारवादी कानून लागू किए गए, आयात निर्यात की जो नियम थे उन्हें ढीला कर दिया गया, विदेशी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा आई, इससे चीन में पूंजी का निवेश हुआ और चीन के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई और आय में वृद्धि हुई। नंबर 4, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने से, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ी। उसमें प्रतियोगी तत्वों ने उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि को तेज किया। जैसे हम जानते हैं कि शुरू में चीन ने अपने आप को अपने तक ही सीमित रखा था, पश्चिमी देशों से अपने संबंधों को बिल्कुल तोड़ दिया था। तो अपने आप में सीमित होने के कारण उसके जो उत्पाद में ज़्यादा वृद्धि भी नहीं हो पा रही थी और इसके साथ साथ वस्तुओं की मात्रा में गुणवत्ता भी नहीं थी। जब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया, अंतर्राष्ट्रीय उसका व्यापार बढ़ा, तो उसे अपने वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार करना पड़ा और कंपटीशन की भावना के कारण उसमें वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ। नंबर 5, साम्यवादी देश होते हुए भी चीन ने निजी संपत्ति की धारणा को स्वीकार किया और इससे आर्थिक सुधारों तथा आर्थिक विकास वृद्धि को बढ़ावा मिला। पहला, जैसे हम जानते थे कि साम्यवादी देश होने के कारण चीन ने निजी संपत्ति की अवधारणा को बिल्कुल झुटलाया हुआ था
वो निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देते थे। पर आगे चल के जैसा भी हमने बताया कि चाइना ने आगे आकर के 2004 में निजी संपत्ति की अवधारणा को स्वीकार किया। और जैसे कि हम जानते हैं कि निजी संपत्ति की जब धारणा स्वीकार हो जाती है तो आर्थिक विकास में वृद्धि होती ही है, क्योंकि जब व्यक्ति को पता लगता है कि अगर मैं ज़्यादा कार्य करूँगा और मेरे को जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपनी निजी संपत्ति खरीद सकता हूँ, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की प्रेरणा जो है बढ़ती है। तो इस प्रकार से इन सुधारों को अपनाने से चाइना को अनेक लाभ हुए। अब बच्चों हम ये भी देखेंगे कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें ऐसा लगा कि जैसे कि भी चाइना को इन सुधारों के अपनाने से, इन पॉलिसियों को अपनाने से लाभ ही लाभ हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कुछ नकारात्मक पहलू, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो चीनी सुधारों के क्या नकारात्मक पहलू रहे? पहला ये, वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। यानी जो ये नए नए साधन अपनाए गए, नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई और नए उद्योगों को स्थापित किया गया, विदेशी व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए, खुले द्वार की नीति अपनाई गई, तो उससे चाइना का आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन उसका लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। यानी जो वर्ग भेद बढ़ता चला गया, अमीर अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, समाज के निचले वर्ग तक वो लाभ ज़्यादा नहीं पहुंच पाया। तो ये इसका बड़ा नकारात्मक जो रिजल्ट था। नंबर 2, पूंजी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। हम जानते हैं कि जैसे पूंजीवादी तरीके अपनाने से बेरोजगारी कैसे बढ़ी, कि पूंजीवाद में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मशीनीकरण को अपनाया जाता है, मशीनों को, टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है, और हाथ से कार्य, श्रम से कार्य, लेबर से कार्य कम से कम होता है। तो इस वजह से, और चाइना जो है सबसे आबादी वाला देश है, तो वहाँ पर इस तरीके के अपनाए जाने से सही है कि उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ी, लेकिन लोगों में बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ी। नंबर 3, वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है। तो महिलाओं को देखा गया है कि भाई इस सुधारों को अपनाने के बाद जो महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात हैं उतने संतोषजनक नहीं हैं, उनके लिए काम की दशाएं उतनी संतोषजनक नहीं हैं। नंबर 4, गांव व शहर के तथा तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है। यानी गांव और शहर की आय में बड़ा अंतर आ गया। यानी गांव जो कि कृषि पर डिपेंड थे उनकी आय इतनी नहीं बढ़ पाई, और शहर जो कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ वहाँ लोगों की आय बहुत बढ़ गई। मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों हर लिहाज से आगे निकल गए, और तटीय इलाकों में जो रहते थे समुद्र किनारे वो काफ़ी पिछड़ गए, और उनकी आय में अंतर भी काफ़ी बढ़ गया। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। ये हम अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में देखते हैं कि जैसे जैसे विकास होता है पर्यावरण को हानि पहुंचती है। क्योंकि जब चाइना में आर्थिक विकास की गतिविधियां बढ़ी, उद्योग धंधे स्थापित किए गए, तो बड़ी मात्रा में जंगलों को, पेड़ पौधों को काटा गया, और इसके साथ साथ जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी तो उससे जो धुआं निकला, जहरीली गैसें निकली, उससे वातावरण काफ़ी प्रदूषित हुआ। उनका जो रसायन थे वो समुद्र में, नदियों में जाकर के मिले, उससे जल का भी प्रदूषण हुआ। तो इन विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को भी काफ़ी हानि पहुंचाई। नंबर 6, चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। विकास तो हुआ, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक जीवन में, प्रशासन में भ्रष्टाचार भी काफ़ी बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से निजी संपत्ति की धारणा को अपनाए जाने से अंतर बढ़ा, विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। चीन ने अपनी मजबूत आर्थिक नीति के बल पर क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अमेरिका, जापान, आसियान, रूस तथा भारत के साथ उसका जुड़ाव आर्थिक धरातल पर आधारित है। इसके साथ चीन के विवाद कम हो गए हैं। वह ताइवान को अपनी अर्थव्यवस्था में जोड़ने की चेष्टा कर रहा है। हाल ही में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों के साथ उसने निवेश संबंधी रिश्ते कायम किए हैं। 1957 के एशियाई संकट में चीन ने आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को विशेष सहायता पहुंचाई है। इस प्रकार विकासशील देशों में उसकी गहरी छाप देखी जा सकती है। अब हम बच्चों भारत के चीन के साथ
संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो संबंधों की, भारत और चीन के साथ संबंधों की वैसे काफ़ी प्राचीन काल से ही संबंध रहे हैं। भारत और चीन दोनों ही अत्यंत प्राचीन काल से एक दूसरे के मित्र रहे हैं। दोनों को ही एशिया की दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में स्वीकार किया जाता था। चीन का अपने आसपास के छोटे देशों जैसे मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन आदि पर विशेष प्रभाव हुआ करता था। तिब्बत पर भी उसका प्रभाव होता था, लेकिन ये सभी वास्तविक रूप से स्वतंत्र थे और चीन के राजवंशों को सिर्फ नजराना दिया करते थे। परंतु 19वीं सदी में पश्चिमी साम्राज्यवाद का उदय हुआ और चीन के राजवंश भी कमज़ोर पड़ गए। जापान, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने वहाँ अपने अपने प्रभाव क्षेत्र कायम कर लिए। इस प्रकार भारत भी अपने पूरे ऐतिहासिक काल में स्वतंत्र हो ही रहा और अपने आसपास के क्षेत्र पर इसका भी विशेष प्रभाव रहा। दोनों देशों के मध्य हमेशा से मधुर संबंध रहे और दोनों के आपसी हित कभी नहीं टकराए। दोनों के मध्य राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संबंध काफ़ी प्राचीन काल से चले आ रहे थे। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि भारत और चाइना के बीच विवाद के अनेक क्षेत्र भी हैं। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो चीन की जनता से सहानुभूति मिली। इसी प्रकार भारत ने भी 1949 की माओ क्रांति का स्वागत किया। ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच मधुर संबंध कायम होंगे और एशिया में विकास का नया दौर शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों देश शीघ्र ही विवादों में उलझते गए। 1950 में चीन ने तिब्बत को अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच संबंध बिगड़ते गए। भारत और चीन के बीच विवाद के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। पहला क्षेत्र है 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़पने की कोशिश की, उस पर कब्जा कर लिया और जो भारत सीमा थी उस पर चीन ने अपनी बस्तियां बसानी आरंभ कर दी। तो इससे जो है भारत को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हुआ, क्योंकि तिब्बत जो है भारत के लिए बफर स्टेट का कार्य करता है, यानी एक ऐसा देश जो भारत और चाइना के बीच में है और चाइना के डायरेक्ट आक्रमण को रोकता है। तो तिब्बत पर कब्जा करने से भारत के संबंधों में चाइना के साथ काफ़ी एक तरह से बिगाड़ आ गया। नंबर 2, चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से हिंदी चीनी भाई भाई की भावना और एशिया के दो महान पड़ोसी देशों के सदियों पुराने चले आ रहे मित्रता के संबंधों को गहरी ठेस पहुंची। तीसरा पॉइंट, चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो चीन ने उसकी मदद करके भारतवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। स्वाभाविक तौर पर दोनों देशों के संबंध और भी खराब हो गए। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। चौथा पॉइंट, चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है जबकि वह स्वयं परमाणु अस्त्र शस्त्र रखता है और पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न चीन ने ही बनाया है। तो ये भी संबंधों के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जबकि आप खुद परमाणु परीक्षण करते हो, परमाणु अस्त्र शस्त्र रखते हो, और जब भारत परमाणु परीक्षण करता है अपनी हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो आप उसका विरोध करते हो। नंबर 5, बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। चाइना ने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सैनिक संबंध स्थापित किए हैं, तो इसे भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और यह भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया। चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। अब जैसे मोहम्मद जो कि एक आतंकी संगठन है, भारत चाहता है कि न केवल देश से बल्कि विश्व ही आतंकवाद का खात्मा हो, तो भारत ने अपने सुरक्षा हितों को देखने की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रमुख आतंकी संगठन था जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने
अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को ही निरस्त कर दिया। इससे भारत और चाइना के संबंध काफी बिगड़ गए। नंबर 7, भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया। अब जो अजहर मसूद था ये भी आतंकवादी था और जिससे भारत को अनेक खतरे थे, तो भारत ने इसको आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, तो चाइना ने इसको भी वीटो पावर प्रयोग करके निरस्त कर दिया। जैसा हम जानते हैं 5 देश हैं जिन्हें सुरक्षा परिषद में वीटो की पावर मिली हुई है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चाइना। तो ये जो हैं इनमें से चाइना ने अपनी इस पावर का गलत प्रयोग करते हुए इस प्रस्ताव को भी वीटो कर दिया। वीटो है यानी किसी भी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति। 8वां, चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पोक यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। और नंबर 9, वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। और दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए, परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। और इसके साथ आप ये भी देख रहे हो कि अभी हाल में LO लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हम देखते हैं कि तिब्बत के पास जो है, जो चाइना ने हमारे क्षेत्र में आकर के घुसपैठ की और हमारे काफ़ी सैनिकों को भी मार गिराया। हमारे सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और अब भी काफ़ी चाइना की जो सेना है LAC के पास उसका उल्लंघन करके वहीं पर है और माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है। भारत भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अपनी प्रभुसत्ता, अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और भारतीय सैनिक भी वहाँ पर डटे हुए हैं। तो LAC पर जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, इससे चाइना और भारत के संबंधों में काफ़ी खटास उत्पन्न हो गया है और भारत की अनेक कंपनियों ने वहाँ से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। और भारत ने चाइना की, जैसे कि आप अखबारों में भी हाल ही के दिनों में पढ़ा होगा, अनेक ऐप को बंद कर दिया है और उनसे अनेक कंपनियों को अपने यहाँ से उनसे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए हैं। अब बच्चों, इसके साथ साथ सहयोग का नया दौर भी शुरू हुआ। नंबर 1, 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं और आपसी विवाद के मुद्दों को एक तरफ रख करके संबंधों को सामान्य बनाने की भी साथ साथ कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए ही 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई थी। इसके साथ साथ दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए गए हैं। और 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। विदेशों में ऊर्जा उत्पादन सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। और वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीति अपनाई है। तो भारत और चाइना के संबंध ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य हों, इसके लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे परस्पर सहयोग। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यथासंभव परस्पर सहयोग देकर विकसित देशों से आर्थिक, वैज्ञानिक और सैनिक साज सामान की उन्नति के लिए सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो भी देश आतंकवादी शिविरों का संचालन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध संयुक्त दबाव डालने की भी नीति अपना सकते हैं। दोनों देश पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण फैलाने वाली समस्याओं के समाधान में भी सहयोग दे सकते हैं। इसके साथ साथ शांति और सद्भाव के लिए भी दोनों देशों के प्रमुख नेता समय समय पर एक दूसरे के यहाँ आए जाएं
और विचारों का आदान प्रदान करें, जिससे दोनों देशों में सद्भाव और मित्रता स्थापित हो। सांस्कृतिक संबंधों के अंतर्गत दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो। भारत के कुछ लोग चीनी भाषा और चीनी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चीन जा सकते हैं और कुछ चीनी नागरिक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं व साहित्य के अध्ययन के लिए भारत आ सकते हैं। दोनों देशों में चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, नृत्यकला, फिल्मों आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। दोनों देशों में कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आदान प्रदान किए जा सकते हैं। दोनों देश अपनी नीतियों में बदलाव लाकर परस्पर सहयोग कर सकते हैं। तिब्बत और ताइवान की समस्या के समाधान में भारत चीन को सहयोग एवं नैतिक समर्थन देकर लाभ उठा सकता है। साथ ही हांगकांग की व्यापारिक स्थिति से लाभ उठाते हुए वैश्वीकरण, उदारीकरण, मुक्त व्यापार नीति और उदार पासपोर्ट एवं वीजा की नीति आदि के साथ जुड़कर मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाया जा सकता है। बच्चों, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारी परीक्षा में एक प्रश्न 5 नंबर का कार्टून पर भी आधारित होता है या चित्र पर भी आधारित होता है। अब चाइना से संबंधित इस चित्र में भी इस पर भी कई बार प्रश्न आ जाता है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि नीचे दर्शाए गए कार्टून का अवलोकन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है कि कार्टून में साइकिल का प्रतीक क्या दर्शाता है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कार्टून में साइकिल का प्रतीक चीन की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। प्रश्न 2 है, प्रस्तुत कार्टून में चीन की किस नीति को दर्शाया गया है, तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कार्टून में चीन के दोहरेपन को, पूंजीवाद व समाजवाद दोनों नीतियों को दर्शाया गया है। यानी जैसा हमने पहले बताया था कि शुरू में चीन ने साम्यवादी नीति अपनाई, लेकिन बाद में उसने पूंजीवाद को भी अपना लिया। तो आप जैसा देख रहे हो, साइकिल के जो प्रथम व्हील है उसमें जो दराती, हंसिए और हथौड़े का चिन्ह है, तो ये चाइना की साम्यवादी, समाजवादी नीति को दर्शाता है। और दूसरे पहिए में जो डॉलर का चिन्ह है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो ये दर्शाता है कि चीन ने दोहरेपन की, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों नीतियों को अपनाया है। चीन ने अपने आर्थिक विकास हेतु क्या क्या किया, तो इसका उत्तर होगा, जैसा अभी हमने पढ़ते हुए भी जो वीडियो में बताया कि चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्य किए। जैसे खुले द्वार की नीति अपनाई, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया, कृषि व उद्योगों का निजीकरण किया। इस तरह से उसने अनेक कदम उठाए। तो बच्चों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हमने आज चाइना के बारे में पढ़ा कि चाइना किस तरह से विश्व की एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और भारत के संबंध भी चाइना से लगातार अच्छे बनते जा रहे हैं। हालांकि संबंधों के बीच में अनेक विवाद के क्षेत्र भी हैं। हाल ही में भी LAC पर विवाद बना हुआ है, लेकिन फिर भी चाइना वर्ल्ड की एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आज हमारा जो ये अध्याय है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चाइना के साथ ही समाप्त हो गया है। अब हम अपनी अगली वीडियो रिकॉर्डिंग में समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।